कैसे हो दोस्तों आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो एज प्रॉमिस्ड वी आर बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसका नाम है द इंटरव्यू। सो ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज देयर आर टू पार्ट्स टू दिस चैप्टर। पहले मैं दो पार्ट्स के बारे में बताऊंगा जो इस चैप्टर के हैं। फर्स्ट पार्ट इज जस्ट अ जनरल व्यू ऑन व्हाट द इंटरव्यू इज, राइट। इट टॉक्स अबाउट द जनरल मिथ्स, इट टॉक्स अबाउट जनरल एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस फेमस पीपल ऑन एन इंटरव्यू। और ये एरा जो है ये एसेंशली जो राइटर ने लिखा है ये काफ़ी पुरानी एरा है। और इसमें उन्होंने वेरियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों के एक्सपीरियंस हुए विद एन इंटरव्यू। ये उस दौर की कहानी है दोस्तों जब interview was one of the very new things that was emerging in the western part of the world, right. और बहुत सारे जो लोग होते थे वो डरते थे इंटरव्यूज देने के लिए। इंटरव्यूज देने की वजह से बहुत लोग डरते थे। एंड स्पेशली वो लोग जो कि सेलिब्रिटीज होते थे, जो कि बहुत बड़े नॉवलिस्ट होते थे, बहुत बड़े राइटर्स होते थे, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस फर्स्ट पार्ट में शेयर किए हैं। और सेकंड पार्ट में दोस्तों एक इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, एक इंटरव्यू का नरेशन है एंड वी वुड टॉक अराउंड दैट एज वेल। और उस इंटरव्यू का पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसमें एक फेमस जो एडिटर है हिंदू के, वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये दोनों पार्ट्स देखते हैं और फिर लेट्स टेक दिस चैप्टर टू द नेक्स्ट लेवल। पहले अगेन जैसे हम लोग हर बार करते हैं, दो पार्ट्स करते हैं। पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में बताएंगे आपको, और राइटर के बारे में बताने के बाद हम आपको सीन वाइज एक्सप्लेनेशंस करेंगे वो दोनों पार्ट्स का। तो थोड़ा सा अबाउट राइटर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज द राइटर नेम। ही वाज बोर्न इन 1959 and educated at the Lancing College, Sussex and Pater House, Cambridge, where he read history. So दोस्तों जो ये राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ही इज नॉट अ वेरी, जैसे आपने फ्लेमिंगो की बाकी स्टोरीज में देखा है, काफी ओल्ड राइटर नहीं है। ही इज काइंड ऑफ अ लिटिल न्यू टू जनरेशन। और असेंशली इनकी जो ही इज अ ब्रिटिश राइटर असेंशली, एंड उनकी जो एजुकेशन है वो यूके में ही हुई है असेंशली। और उनका जो पीरियड रहा है, he from 1983 to 1994 he worked for Private Eye, initially in writing the New Boys column, and then later specializing in political, legal and media affairs. He has written in several newspapers and magazines, including the Evening Standard, the Guardian, the Observer, and various other magazines. Right? So essentially, ये उनकी qualifications के बारे में है, and he has essentially written experiences of people. तो हम वो experiences देखते हैं कि कैसे उन्होंने उस experiences को स्टोरी में शेयर किया है। फर्स्ट अबाउट द फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया, functions like a documentary moving through the history and various opinions regarding the interview as a medium, right? essentially इसके बारे में फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को हमने 3 सीन्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट सीन, द मॉडर्न इन्वेंशन, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों, सिंस इज इन्वेंशन ओवर 130 years ago, the interview has become a commonplace and part of journalism. It is a source of truth and an art, yet many famous writers despise it. तो असेंशली पहले उसके थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में बताया इंटरव्यू की, कैसे ये मीडियम ऑफ एक जो एक्सप्रेशन का मीडियम है कैसे ये इवॉल्व हुआ हिस्ट्री में, और फिर कैसे बहुत सारे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके एक्सपीरियंसेस अबाउट व्हेन दे गॉट इंटरव्यूड इज शेयर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. So let's look at the text of part 1. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have seen interviewed over the years, some of them repeated. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claim for it as being in its highest form a source of fruit and its practice an art. Others, usually celebrities who sees themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. तो असेंशली दो पार्ट्स और दो ओपिनियंस एक्सप्रेस किए गए हैं दोस्तों। पहला ओपिनियन ये बता रहा है कि कैसे इट हैज बिकम अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन
with a lot of people, you know, कैसे एक नया मीडियम लोगों को मिला अपने आप को एक्सप्रेस करने का और लोगों को हमको जानने का एक मीडियम मिला। लेकिन दूसरी पार्ट उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कुछ लोग इससे डरते हैं, कुछ लोग यू नो दे रिग्रेट गिविंग इंटरव्यूज एज वेल, स्पेशली सेलिब्रिटीज who feel that these type of interviews actually intervene in their private lives and again उस interventions की वजह से काफी कुछ उनको झेलना पड़ा है अपनी लाइफ में। तो ये दो ओपिनियन, कॉन्ट्रास्टिक ओपिनियन फर्स्ट हाफ में दिए गए हैं। नाउ लेट्स लुक एट द सीन टू। सीन टू अगेन ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जैसे वीएस नायपॉल, लुइस कैरोल, रुडयार्ड किपलिंग, एचजी वेल्स, साल बेलो, ये सारे कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं और इनके एक्सपीरियंसेस अबाउट इंटरव्यूज दिए गए हुए हैं, राइट। सो आई वोंट रीड द समरी ऑफ दोज इंटरव्यूज, आई विल गो स्ट्रेट अवे टू द इंटरव्यूज के बारे में उन्होंने क्या बोला है उसमें स्ट्रेट अवे जाते हैं। So V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitions for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with such satisfaction and amusement. तो लुइस कैरोल जो एलिस इन वंडरलैंड जिन्होंने लिखी थी वो इतने डरे हुए थे इंटरव्यू से दैट ही सेड दैट इट वाज अ हॉरर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड व्हिच मेड हिम जस्ट रिबेल। लाइनाइज्ड का मतलब हो गया दोस्तों कि बहुत फेमस हो जाना, राइट। सो ही हैड अ हॉरर कि अगर वो कुछ इंटरव्यू देंगे उससे वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे एंड देन ही वुड रिपेल आफ्टर दैट, ही वुड रिग्रेट ऑफ गिविंग एन इंटरव्यू बिकॉज अपने जो एक्विटेंसेज हैं, अपने जो लोग जिनको वो जानते हैं उनको उन्हें जस्टिफिकेशंस देना पड़ेगा। A lot of people would run behind him to take an autograph, and then he has to succeed in his life to kind of tell why he has given that interview, and in silencing all such people. So, you know, in silencing all such people with much satisfaction and amusement. तो उन सारे लोगों को शांत करने के लिए उनको फिर से सक्सेसफुल होना पड़ेगा और बहुत सारी नई चीजें करनी पड़ेगी। तो ये उनका थॉट प्रोसेस था। रुडयार्ड किपलिंग जो थे वो कहते हैं कि he expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. His wife Caroline writes in a diary for 14th October 1892 that they was wrecked by two reporters from Boston. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much a crime as an offense against any person as an assault, and just as much merits punishments. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it." Yet Kipling himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. So again ये मिस्टर किपलिंग के बारे में बोला गया है कि उनकी वाइफ बताती है कि क्या क्या उन्होंने बोला है इंटरव्यूअर्स को और क्या क्या वो इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं। ये सारी चीज उनकी वाइफ कैरोलिन ने डिस्क्राइब की है कि दैट इट इज इमोरल। ये बहुत ही इमोरल चीज है, ये एक क्राइम है। जैसे कि आप किसी ने कोई क्राइम किया हो, किसी ने आपको मारा हो, उसको पनिश करोगे, उसी तरीके से दिस इज एन इमोरल थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ टेक इंटरव्यूज from you. So it is a very immoral thing and no one should do it. Yet उनको देखा गया है कि उन्होंने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया है over after some time. So again, you know, two contradictory things said by the same people, done by the same person in some time frame. Third, H.G. Wells. ये क्या कहते हैं? H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interview and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. तो साल बेलो जो काफी बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उन्होंने ऐसे बोला कि इट्स लाइक अ थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप। मतलब जैसे आदमी कंजेस्ट करता है ना, जब उनको सांस नहीं आ रहा होता है, हांफता है, तो इट्स लाइक अ थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप। और उनकी विंडपाइप को चोक कर दिया, इस तरीके से इंटरव्यू होते हैं। So he was so against that he used such harsh words against the interview and the interviewers. Okay, now let's look at the final scene of this part one, the positive perspective. Despite the drawbacks, the interview is a supreme medium of communication. It gives us the most vivid impressions of our contemporaries. That's what the author says.
Let's look at the text of this scene. Yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication. These days, more than any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Bryan has written that almost everything of moment reaches us through one man asking questions to another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. तो अगेन डेनिस ब्रायन ने भी इंटरव्यू के बारे में कुछ बोला है कि कैसे इट्स अ मीडियम ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस एंड द इंटरव्यूअर होल्ड्स ऑल द की बिकॉज यू नो ही कैन आस्क एनीथिंग इन दैट इंटरव्यू. So again, he has said his words like that. But again, despite the drawbacks, it is at that time it was considered as one of the very good mediums of communication, and it gives most vivid impressions of our contemporaries through interviews. Vivid impressions of contemporaries मतलब different thought process जो होता है लोगों का वो निकल के आता है इसमें, कैसे वो लोग हैं, कैसी वो पर्सनालिटीज हैं, ये हमको पता लगता है इंटरव्यूज के बारे में. दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. ओके, सो दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1. नाउ लेट्स लुक एट पार्ट 2. Part 2 is again it's an interview. It's an interview that he has quoted in the text. This part is a live scene between the interviewer Mukund Padmanabhan and the interviewee Umberto Eco. राइट. तो ये इन दो लोगों के इंटरव्यू के बारे में लिखा है ऑथर ने, और इस लाइव इंटरव्यू को उन्होंने दिखाया है. तो थोड़ा पढ़ते हैं इस टेक्स्ट के बारे में. Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. Literary fiction, academic text, essay, children's books, newspaper articles is written out was staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. So, Umberto Eco वो पर्सनैलिटी है जिसका इंटरव्यू लिया गया है इस टेक्स्ट में, और असेंशली उनकी वाइड पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक प्रोफेसर हैं, कैसे वो एक he's into academics, but at the same point of time he writes essay, he writes novels, he writes books on children, he writes columns. So he has a very wide range of writing, even though he's into academics, teaching semiotics is the study of science essentially होती है. तो essentially उसके प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने इतनी वाइड रेंज उनकी राइटिंग है कि उन्होंने इन सब चीजों के बारे में लिखा है. और एक ये भी चीज उन्होंने बताया है कि एक उनकी बुक पब्लिश हुई, नेम ऑफ द रोज, which has sold more than 10 million copies world. So he's a very famous writer as well. So let's look at text of this scene. The first part, Mukund. So Mukund asks how Eco finds time to do so much scholarly work, novels, essay. He explains the concept of interstices, that is empty spaces. He works in the empty spaces of life like waiting for an elevator. This makes him incredibly productive. So essentially scene के बारे में again जो इंटरव्यू ले रहे हैं शख्स, उन्होंने पूछा कि जो एक हिंदू कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने पूछा कि कैसे आप यू हैव सच अ वाइड वैरायटी ऑफ राइटिंग्स, कि एक तरफ तो आप प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी में और दूसरी तरफ आप नॉवेल्स, ऐसे, चाइल्ड राइटिंग्स, ये सारी चीजें लिख रहे हो. तो हाउ डू यू डू दैट? So he explains his work through a concept of empty spaces. कैसे empty space या empty time जो उनके जीवन में होता है, he doesn't waste it and he utilizes the time to write novels and to do other writings in his life. Let's look at the text. Mukund. The English novelist and academic David Lodge once remarked, "I can't understand how one man can do all the things he does." Eco says, "Maybe I give the impression of doing many things, but in the end, I am convinced that I am always doing the same thing." Which is, no, that is more difficult to explain. I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels. Even my book for children are about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical, philosophical interests. And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as my fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. Say you are coming to my place, you are in an elevator, and while you are coming up, I am waiting for you.
this is an interstice, an empty space. I work in these empty spaces while waiting for you elevator to come up from the first to the third floor. I've already written an. तो कैसे वो बता रहे हैं कि कैसे he feels that जो वो काम कर रहे हैं वो एक ही है, मतलब वो कुछ किसी भी तरीके की राइटिंग कर रहे हैं, वो राइटिंग ही कर रहे हैं. That's what, and he takes writing as a common thing that he's doing across various domains, right? And then he states that he works on these empty spaces in life. जैसे कि कहते हैं कि जैसे आप एलिवेटर पे मुझसे मिलने आ रहे हो फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, और मैं लिफ्ट के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ, इतनी देर में आपकी वेट करने की बजाय मैं एक आर्टिकल लिख दूंगा. So he works on these empty spaces. He does not kind of waste time, and how he utilizes time to write various things in his life. That's what he states. Next scene, the Eco explains his transition from academic writing to story writing. He shares that his scholarly book read like stories because he includes the trial and error of his research. He considers himself a university professor who happens to write novels on Sundays. So let's look at the text of this interview. So Mukund asked, talking about novels, from being a famous academic, you went on to become spectacularly famous after the publication of Name of the Rose. You've written 5 novels against many scholarly work of non-fiction, at least more than 20 of them. तो वो बता रहे हैं, मुकुंद सेज, कि कैसे आपने इतनी सारी नॉवेल्स, इतने स्कॉलरली आर्टिकल्स और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी आपकी राइटिंग्स हैं जो आपने पब्लिश करी है. बट ही सेज दैट आई हैव रिटन over 40, among them a seminal piece of work on semiotics. But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he's a novelist. Does that bother you? Yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. It's not a joke. I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. I identify myself with the academic community, but it's okay if most people have read only the novels. I reach a large audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuck on semiotics. So he clearly states कि कैसे उन्होंने he considers himself as an academic person. वो कॉन्फ्रेंसेज में नहीं जाते राइटर्स की, वो और सारी चीजें नहीं करते जो एक राइटर्स करते हैं, but he does writing for fun. He writes on empty spaces in his he writes when he has empty time in his life. He writes on Sundays, but he also feels that because of these writings he is able to reach a large number of people. So he does not expect his work on academic research to go to more than 1 million people like his novel has done. So in that way, he says that since he's writing all these things, he's reaching a large number of people, and his writings are famous, and he has become famous by writing these novels. Okay. Now, what the last scene says, they discuss his most famous book. It is a difficult book about metaphysics, theology, and medieval history. The Mystery of Success. Eco admits that if he had written the book 10 years earlier or later, it might not have been a hit. Its success was a matter of perfect timing, which remains a mystery even to him. Let's look at the text. Let's look at the interview directly. So Mukund पूछते हैं, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled by all of this? No. Journalists are puzzled, and sometimes publishers. And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. Consider there are 6 billion people on this planet. The Name of the Rose would have sold only 10 to 15 million copies. So in a way, it has reached only a small percentage of readers. But it's exactly these kind of readers who don't want easy experiences, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television, want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it. Not at all day. So essentially, मुकुंद पूछते हैं कि कैसे आपकी जो नॉवल है वो कैसे मिडीवल हिस्ट्री के बारे में है, थियोलॉजी के बारे में है, मेटाफिजिक्स के बारे में है, येट इट हैज रीच्ड सो मेनी पीपल. तो वो कहते हैं कि दिस इज अ बिलीफ सिस्टम कि लोग यहाँ पे ट्रैश पढ़ने की कोशिश करते हैं. People do like interesting reads, and this is why novels like Name of the Rose has become so popular. तो ये हमारा belief system है, but normally there are intelligent readers and a lot of people like these intelligent writings. That's what he says. Mukund, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? He says that's possible, but let me tell you another story. Because I often tell stories like a Chinese wise man.
Wise man. The American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. So I was given an advance of 3,000 copies, but in the end it sold more than 3 million in the US. A lot of books have been written about medieval past before mine. I think the success of the book is a mystery. No one can predict it. So essentially वो ये कहते हैं कि you know द पब्लिशर जो मेरी बुक पब्लिश कर रहा था उसने भी पब्लिश करते समय मेरे को बोला कि दो योर बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग बट यू कैन नॉट सेल अ लॉट ऑफ बुक्स बिकॉज इट्स अबाउट अ सर्टेन टफ सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक, यू नो, इट्स अबाउट मिडिवल हिस्ट्री, मेटाफिजिक्स एंड एवरीथिंग. एंड उन्होंने मुझे शुरुआत में 3,000 कॉपीज का ही एडवांस दिया था, बट इट सोल्ड मोर देन 3 मिलियन ओनली इन यूएस, राइट. सो ऐसा नहीं होता है कि so publishers can think that this is a, you know, this is a amazing thing, but normally you find people reading interesting things which not of publishers don't believe, right. So and again he says that it's a mystery why his novel is success. I cannot comment specifically why my novel became success. उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको 10 साल पहले या 10 साल बाद में निकालता तो शायद इतनी कॉपीज नहीं बिकती. No, that's what he says. So essentially, this is about it. You know, I know it's a very short story, but I hope I have tried to make it concise and more interesting and very interesting as I can. Right. So share your comments in the comment box. We would love to, you know, hear from you how you feel, and your comments would help us to improve and come up with more better stories for you. Like, so stay tuned. So दोस्तों आपने जैसे स्टोरी देखा, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं. पहले कुछ शॉर्ट आंसर टाइप्स देखते हैं. कुछ शॉर्ट आंसर टाइप्स मैंने यहाँ लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से. जैसे कि व्हाट आर द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज मेंशन इन द टेक्स्ट, राइट. तो जैसे कि हमने स्टोरी में भी देखा कि शुरुआत में व्हेन वी स्टार्टेड द टेक्स्ट उसमें काफ़ी चीज़ें ये मेंशन थी कि इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है considered as a supremely serviceable medium of communication, right. They provide us with most vivid impressions of our contemporaries and acts as a source of truth. In modern times they are an art form and window into a celebrity's life, right. So उस टाइम जब ये स्टोरी लिखी है उस समय इंटरव्यूज वर वन ऑफ द वेरी गुड मीडियम्स जहाँ पे कि आम लोग देख सकते हैं कि सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में पीप करके देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे हैं, जो उनके हीरोज़ हैं उनके बारे में जानना. सो इंटरव्यूज बिकेम वन ऑफ द वेरी बिग मीडियम्स of understanding a personality or understanding people who a lot of people follows, right. So in that ways. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूज. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट ही क्वेश्चन में था जहाँ जैसे कि हमने देखा था कि काफ़ी लोग थे जो इंटरव्यूज को बहुत ही गलत मीडियम मानते थे. दे थॉट दैट इट इज़ समथिंग विच बाय विच पीपल काइंड ऑफ इवेड देयर पर्सनल लाइफ, और काफ़ी लोगों ने तो उनको क्राइम और इमोरल भी कहा था. सो इसीलिए इंट्रूजन कहते हैं कि बहुत उनकी प्राइवेट लाइफ में इंट्रूज कर सकते हैं बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ इंटरव्यूज़, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर्स जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होते ड्यूरिंग दैट टाइम. सो राइट, सो लेट्स लुक एट इट. Many celebrities like V.S. Naipaul and Rudyard Kipling see interviews as an unwarranted intrusion into their lives. They feel that an interview diminishes them or steals a part of their soul. Kipling even described interviews as immoral and a crime, right? So what is third question देखते हैं, what is Umberto Eco's theory of interstices. So interstices की थ्योरी क्या थी? Interstices की थ्योरी दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है वो ये थी कि empty spaces के बारे में उन्होंने बात करी थी, राइट. Interstices is something like an empty space. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और यू नो आप जब तक थर्ड फ्लोर मतलब आप जब तक ऊपर लिफ्ट से आ रहे हो उस समय में आपका वेट कर रहा हूँ, राइट. सो दैट्स एन एम्प्टी स्पेस, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए. सो उन चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन से हटाया और कैसे इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और वो इतने बड़े राइटर बन सके, राइट. सो इसमें लिखा है इको बिलीव्स द यूनिवर्स हैज़ एम्प्टी स्पेसेस और इंटरस्टाइसेस. He applied this to his life working in the tiny gaps of time like waiting for an elevator. This is how he manages to be so prolific despite his busy and academic schedule, right. So this is what he has mentioned here. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द नेम ऑफ द रोज बिकेम सच अ मैसिव सक्सेस. इसके लिए उन्होंने अगेन यू नो ही वाज वेरी हम्बल एंड ही सेड दैट इट वाज अ मिस्ट्री. व्हाइल द बुक डील्स विद डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक medieval history, theology and metaphysics, it's reached the audience at the right time. Had it been written 10 years earlier or later, it might have not been so successful, right. So that's what he mentions about his book. Okay, now let's look at the next bit. एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ सेलिब्रिटीज टुवर्ड्स इंटरव्यूज, राइट. इसमें अगेन 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है.
पहला क्रिटिक्स जो कि शुरुआत में लिखा हुआ था, लाइक की फिगर्स लाइक कैरोल वेल्स एंड किपलिंग, कैसे उन्होंने इसको इंटरव्यूज़, दे हैव कंपेयर्ड इंटरव्यूज़ विद हॉरर, और बहुत ही मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही हाई वर्ड्स यूज़ करे, लाइक कैरोल फियर्ड बीइंग लायनाइज्ड व्हाइल किपलिंग सॉ इट एज एन असॉल्ट, दे बिलीव दैट इट वाज अ कवर्डली एक्ट दैट इन्वेडेड देयर प्राइवेसी, राइट। सो एसेंशियली उन्होंने यही कहा कि ये सारी इंटरव्यूज़ की वजह से उनकी प्राइवेसी अफेक्ट हुई, उनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हुई, और उसकी वजह से some even called it as crime, right? So something that has affected their privacy and something which is not right. Okay. नाउ इको ने कैसे इंटरव्यू दिया, जो सेकंड इंटरव्यू का सेकंड पार्ट था उसमें इट वाज इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे ही वाज वेरी हम्बल एंड ही वाज वेरी कोऑपरेटिव. ही डज नॉट सी द इंटरव्यूअर एज एन एनिमी, रादर देन ही यूज्ड द प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लेन हाउ ही वाज सो सक्सेसफुल, कैसे वो एक कैसे उन्होंने अपनी इंटरसाइसिस की थ्योरी बताई, कैसे ही रिड्यूस द एम्प्टी स्पेसेस, एंड कैसे उनकी नॉवेल्स और उनकी जो राइटिंग्स थी वो इतनी सक्सेसफुल हो पाई, वो सारी चीज़ उन्होंने उस इंटरव्यू में बताई, राइट. सो वी वुड take that all in the practitioner eco. And finally, conclusion में we will write it, while many see it as a thumbprint on their windpipe, the interviewer remains the most powerful tool for public information, right. thumbprint on a windpipe, ये उन्होंने बोला था कि कैसे मतलब कोई something जो windpipe को choke कर देती है, so it's not like a thumbprint, it's not like a thumbprint on the windpipe as he said, rather it was like a, it is something which is a very good medium of communication according to a lot of people, right. तो ये सारी चीज़ें हम इस आंसर में लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि द नेम ऑफ द रोज इज अ सीरियस वर्क येट इन एंजॉयड ह्यूज पॉपुलैरिटी, हाउ डज द इंटरव्यू विद मुकुंद पद्मनाभन हाईलाइट्स इको पर्सनैलिटी, राइट. सो इसमें इस वाले क्वेश्चन को भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जैसे कि द फर्स्ट पार्ट एकेडमिक फर्स्ट, जिसमें उन्होंने अपनी एकेडमिक राइटिंग्स के बारे में बताया कि हाउ ही doesn't like to be a novelist. He feels that he's an academician first, then he became a novelist. So पहली चीज़ उन्होंने ये बताई कि for him academic is the first priority, और वो novels अपने एक पास टाइम के लिए संडेज पे लिखते थे, which is not his first priority. तो पहली चीज़ उन्होंने ये लिखी थी. Then he explained then the simplification, कि कैसे वो बहुत टफ टॉपिक्स लाइक टॉपिक्स ऑन सेमिनोटिक्स और भी बहुत सारे जो टफ टॉपिक्स है उनको एक सिंपल नरेटिव स्टाइल में लिखना पसंद करते हैं, इवन दो ही इज़ अ प्रैक्टिशनर, इवन दो ही इज़ एन अकेडमिशियन, राइट. तो वो उसको ईजी वे में लिखना इज ए स्पेशलिटी, और दैट्स व्हाट ही फील्स हिज राइटिंग इज काइंड ऑफ स्पेशलाइजेज इन, ठीक है. देन इट्स नॉन फिक्शनल स्टाइल में उन्होंने बोला कि जो स्कॉलरी वर्क भी उन्होंने किया है, जैसे जो वो पीएचडी करते समय या पीएचडी के बाद भी जो उन्होंने स्कॉलरी वर्क लिखा, वो भी बहुत ही क्या कहते हैं इनफॉर्मल क्वालिटी में और पर्सनल क्वालिटी में उन्होंने लिखा, विच रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीव दैट रिसर्च शुड बी अ स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, राइट. मतलब रिसर्च शुडंट बी समथिंग जो बहुत लोग अंडरस्टैंड ना कर पाए, जबकि एक स्टोरी ऑफ डिस्कवरी होनी चाहिए, और बहुत ही ईजी वे में उसको पहुंचाने की कोशिश करी. एंड देन इज पर्सपेक्टिव ऑफ सक्सेस, दैट ही फील्स दैट जो उनकी नॉवल थी वो एक मिस्ट्री थी कि कैसे इतनी हिट हो गई, वो फील करते हैं. ही वॉज वेरी मतलब वो बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर ये बात कह रहे थे. एंड देन ही फील्स कि अगर वो किसी और टाइम पे रिलीज होती तो शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, राइट. सो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अकेडमिक फर्स्ट, कैसे वो एक अकेडमिशियन पहले हैं, देन नॉवलिस्ट, देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ हिज आइडिया, इवन जो उनका अकेडमिक वर्क था उसको कैसे उन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया. देन नॉन फिक्शनल स्टाइल, टफ टॉपिक्स को नॉन फिक्शनल ईजी वे में लिखना ही उनकी स्पेशलिटी थी, उनकी राइटिंग्स का एक पार्ट था. एंड देन हिज पर्सपेक्टिव ऑन हिज सक्सेस, कि जो उनकी मोस्ट फेमस नॉवल थी वो एक मिस्ट्री थी कि कैसे सक्सेसफुल हो गई, एंड इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज, अगर वो कहीं किसी और टाइम पे रिलीज होती तो शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं होती. सो होप यू वुड लाइक द वीडियो. Say your comments, mention your comments in the comment box, and stay tuned for more.